सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग शुक्र को समझने का प्रयास करेंगे। शुक्र काल पुरुष की कुंडली का जो है दूसरी नंबर और 7वीं नंबर राशि का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों का वो स्वामी है। और शुक्र का नक्षत्र जो है वो है भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का प्रतिनिधित्व है। अगर वृषभ राशि है, तुला राशि है, व्यक्ति का शुक्रवार के दिन का जन्म है, भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ है या पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वो शुक्र का प्रतिनिधि है। लेकिन केवल वही शुक्र के प्रतिनिधि नहीं होंगे जो फीमेल हैं, स्त्रैण ग्रह है, तो महिलाएं जो हैं वो भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोई काना व्यक्ति है अगर एक आंख वाला, तो भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करेगा। धन वैभव लक्ष्मी किसी के पास है, वो भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करेगा। शास्त्रों की एक एक छोटी छोटी कहानियां भी हैं, उनके गूढ़ार्थ हैं। शुक्र जो है, अभी मैं कहानी बताऊंगा उससे रिलेटेड, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। शुक्र जो है वो कन्या राशि में जो है नीच का होता है। ये उसकी स्वराशि है वृषभ राशि, और जो 7 नंबर की तुला राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। कन्या राशि में वो नीच का होता है और मीन राशि में वो उच्च का होता है। जबकि मीन अगर देखा जाए तो गुरु उसका मित्र नहीं है। शुक्र का मित्र जो है वो बुध शुक्र का मित्र है, शनि शुक्र का मित्र है, सूर्य चंद्रमा मंगल इसके शत्रु हैं, गुरु सम है। गुरु जो है वो मित्र नहीं है, सम है, न मित्र न शत्रु। लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र जो है वो मीन राशि में, गुरु की राशि में उच्च का होता है। और वैसे कुंडली में 12वां घर को अच्छा नहीं मानते, वहाँ कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र अपवाद है। शुक्र अगर 12वें घर में हो तो उसको अच्छा मानते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? शुक्र भोग का, शयन कक्ष का, व्यक्ति के विलासिता का भाव है। अगर गुरु शुक्र वहाँ पे है, भोग के घर में है, तो भोग को पुष्ट करता है। इस कारण शुक्र बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। और मीन राशि जो है, मूल जो काल पुरुष की कुंडली है उसकी 12वीं राशि है, तो वहाँ कंफर्टेबल महसूस करता है। और शुक्र जो है महालक्ष्मी का रूप मानते हैं। और 12वीं राशि जो है वो जल तत्व राशि है, समुद्र है। समुद्र से ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। देखिए कितना सुंदर आपस में चीज़ें गुथी हुई हैं। और इस कारण वहाँ पे शुक्र जो है काफ़ी भोग देने वाला, लक्ष्मी वैभव देने वाला शुक्र बन जाता है। और वही नहीं, अगर शुक्र को छठे घर में भी ग्रहों को अच्छा नहीं मानते, लेकिन शुक्र जो है वो अपवाद है। शुक्र छठे घर में भी शुभ मानते, क्योंकि वो यहाँ बैठ के वो 12वें घर को देख रहा होता है। 12वां घर और छठा घर, दोनों ही जगह अगर शुक्र है तो वो शुभ प्रभाव वाला बन जाता है। ये एक अपवाद है शुक्र के लिए, उसकी एक विशेष स्थिति की वजह से ऐसी स्थिति है। अब जो कहानी थी, मैं बता रहा था, जो कहानी है वो ये है कि राजा बलि जो थे वो असुर थे। और शुक्राचार्य जो है, देखिए शुक्राचार्य जी की कुछ अच्छी बातें भी हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के प्रति बड़े डेडिकेटेड हैं। अगर देवों के गुरु जो हैं बृहस्पति हैं, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। 2 ग्रुप हैं ग्रहों की, एक सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु, ये दैत्य देव गुरु के प्रतिनिधि वाले में आते हैं, माने देव रूप में ये आते हैं। और दैत्यों का प्रतिनिधित्व शनि बुध और शुक्र से होता है। इस तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और उस तरफ देव गुरु बृहस्पति हैं। तो दोनों में तो कंपटीशन है बड़े लेवल का। लेकिन शुक्राचार्य भी बृहस्पति के समकक्ष ही धर्मात्मा है। शुक्र का मतलब यह नहीं कि भोग है तो पुण्य कार्य नहीं करेगा, वो पुण्य कार्य दूसरे कार्य भी करेगा। बृहस्पति से जरा इस शुभत्व में गुरु के बाद शुक्र का ही स्थान है, बुध और चंद्रमा का नहीं है। सबसे अगर शुभ ग्रह है बृहस्पति के बाद अगर कोई शुभ ग्रह है तो वो शुक्र है। कि तप जब उनके भाई जो शिष्य हैं दैत्य, वो तो तप करने में कितने निपुण हुआ करते थे, चाहे जो भी हो। अब बलि जो है, बलि से राज छीनकर भगवान विष्णु जो है इंद्र को देना चाह रहे हैं, देवताओं को देना चाह रहे हैं। तो वामन रूप धारण करते हैं वो, और बलि से जो है 3 पग भूमि मांगते हैं। शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि भैया ये तो भगवान आ गए हैं, वो तो छीन लेंगे। तो बलि इसको समझाते हैं कि ये छल कर देगा, छलिया है, ये छल कर देगा तुम्हारे साथ। लेकिन बलि मान नहीं रहा है। अब मान नहीं रहा, दूसरा गुरु होता है, कहता है कि ऊपर पड़ो तुम्हारा, हमको क्या मतलब है। लेकिन ये बेचारे फिर भी नहीं माने। जो संकल्प करने का, जो कमंडल से जल डालना था संकल्प करने के लिए कि दान कर रहे हैं, तो वो बेचारे कमंडल में छिप के पानी नहीं गिरने दे रहे थे। और भगवान भी इतने बदमाश कि भगवान जो है उसकी आंख फोड़ देते हैं। और पहली बार भगवान आंख नहीं फोड़ रहे हैं। भगवान जो है, भगवान राम रूप में जब थे तो उस समय
जयंत जो है माँ सीता और राम के सामान्य रूपों को देख के भ्रमित हो गया, तो आके कौवा बन के इंद्र का जो पुत्र है वो पाँव में चोंच मार दिया। तो उसके बाद भगवान जो है उसका पीछा करके उसको जो तीर चारों तरफ भाग रहा है जयंत की, कोई बचा ले मुझे। बाप भी, इंद्र भी बचाने को तैयार नहीं है कि सकहीं को राखी राम कर द्रोही, राम से जो द्रोह कर दिया उसको कौन रखेगा। तो उसका ही भगवान एक आँख जो है फोड़ देते हैं। और यहाँ पर शुक्राचार्य का भी वो जो है तिनके से एक आँख फोड़ देते हैं। अब कहानी क्या है, सत्य हम लोग तो देखने नहीं गए, लेकिन जो हम पर प्रभाव पड़ रहा है वो दिखाई देता है कि यस, शुक्र का अगर प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा नेत्र ज्योति के कारक होते हैं, लेकिन शुक्र भी अगर खराब स्थिति में है, शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशन, तो नेत्र रोग देता है। और देखिए काना कितना इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तो इसलिए कोई काना व्यक्ति भी हो, शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ, कृतिका नक्षत्र में, और नक्षत्र का स्वामी सूर्य छठे घर में, छठा घर भी नेत्र रोग देता है। अब शुक्र यहाँ बैठा है, दूसरे आंखों के घर को देख रहा है, तो आंखें ऊपर से पता नहीं चल रही है कि डैमेज हो गई, आंखों को डैमेज नहीं किया, फोड़ा नहीं है उसने, लेकिन शुक्र जो है भी अष्टम में है, सूर्य के नक्षत्र में। वो सूर्य मेरे छठे घर की वजह से मेरे ऊपर से पता नहीं चलता, दाहिने आंख में विजन नहीं है। ऊपर से दिख रहा है कि बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन एक ही आंख से काम चल रहा है, समझिए। तो भगवान ने मुझे भी जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही बना दिया है, एक तरह से काना ही, लेकिन बस यही है गनीमत है कि वो आंखें जो हैं वो डैमेज नहीं हो, ऊपर से दिख नहीं रहा है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव देखिए कि कैसा है, कि बिल्कुल जो है शुक्र की तरह जो है, शुक्राचार्य की तरह जो है एक आंख जो है डैमेज कर दिया शुक्र ने। मैं कैसे नहीं मानूं। अब शास्त्रों की बात बताइए किस तरीके से हम पे असर करती हैं, अद्भुत है। वाणी के घर को अगर देखता है तो दूसरा वाणी के घर का अगर शुक्र प्रतिनिधित्व करता है मुख का। अब भगवान कृष्ण वृषभ राशि में पैदा हुए, जो दूसरी नंबर राशि है। भगवान के गुणों को देखिए, कला, साहित्य, इन सब चीज़ों में निपुण है भगवान, कई चीज 64 कला संपूर्ण है, तो शुक्र में ये गुण आ जाते हैं। शुक्र जो है सौम्यता, कला, कवि भी है शुक्र, कवि भी। बुद्ध तो वाचाल बना देता है, बुद्ध आपकी कविता उसको बोलने की क्षमता देता, नहीं तो कई कवि तो बेचारे कवि भी नहीं है। आज जो हिंदी के मंचों पर जो बोल रहे हो तो सब चुटकुले सुना रहे होते, बुद्ध के प्रभाव वाले होते हैं। शुक्र सही मायने में आपको कवि बनाता है। शुक्र में वो कविता, लालित्य के गुण है, वो उन सब चीज़ों, अगर खान पान से रिलेटेड, अगर दूसरे से संबंधित है तो खान पान, रेस्टोरेंट, इन सब से रिलेटेड जो है बिजनेस वगैरह में वो बरकत दे सकता है। दूसरा जो है, और अगर बुद्ध वगैरह के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो आप या फिर गुरु बिजनेसमैन आपको तैयार कर देता है। बस शुक्र के प्रभाव वाले जो है बॉलीवुड में, फिल्मों में, जो कुछ भी है, जो भी कला से, इन सब चीज़ों से, वाद्य में है, जरूरी नहीं कि वाद्य आप बजाएं ही, अगर वाद्य का व्यापारी भी आप बन सकते हैं। कला संस्कृति में अगर कोई बॉलीवुड का एक्ट्रेस का अगर पीए बनने का नौकरी मिल गया, ठीक है, इस तरह फीमेल से रिलेटेड फिल्म वगैरह में जो महिलाओं से संबंधित चीज़ें होंगी उसमें आपको बरकत देगा। हाँ, महिलाओं से संबंधित, देखिए चंद्रमा की जब मैं बात किया था तो चंद्रमा में कहा था कि बाल और महिला मंत्रालय, चंद्रमा बाल में बच्चे छोटे दोनों ही आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही शिशु में आ जाते हैं, लेकिन शुक्र में सिर्फ फीमेल है। शुक्र में फीमेल है, फीमेल बच्चियां हो, फीमेल बड़ हो, इसलिए महिला मंत्रालय, महिला से रिलेटेड संबंधित महिला मंत्रालय में आपको काम मिलने की संभावना बन जाती है अगर शुक्र डोमिनेटिंग होता है तो। और शुक्र अगर पीड़ित है कहीं शनि वगैरह से, तो आपको महिला से, शनि राहु केतु संबंधित, तो महिला से रिलेटेड ही कष्ट होगा। वो अबला आपके लिए अबला नहीं, आबला हो जाएगी। जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनके 10वें घर में सूर्य राहु शनि बैठा हुआ है, तो सूर्य राहु शनि अगर 10वें में बैठा है तो सेपरेशन देगा। सेपरेटिव प्लैनेट है, राहु भी, सूर्य भी, शनि भी, तो 10वां घर प्रोफेशन का होता है, प्रोफेशन से संबंधित उनको कष्ट देगा। लेकिन यह कष्ट प्रोफेशन से रिलेटेड किसी तरीके से हो सकता था, लेकिन वहां शुक्र भी बैठा है। अब जब अगर शुक्र बैठा है तो महिला ही आपके पतन का, विनाश का कारण बनेगी। तो अभी प्रोविजन पीरियड में थे, पीसीएस सेलेक्ट हो गए थे उत्तराखंड में, और प्रोविजन पीरियड में थे, और उसी समय किसी ने आरोप लगा दिया और बिल्कुल से नौकरी चली गई, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चलेगा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो एक व्यक्ति जो बिल्कुल अचानक से ऊंचाई दिया था और बिल्कुल डैमेज कर दिया। हाँ, एक बात और, शुक्र अगर नीच के शनि या बुरे शनि प्रभाव में हो, शनि का अगर शुभ प्रभाव शुक्र के ऊपर हो तो व्यक्ति को जो है, शुक्र को जो है स्थिरता देता है। मितव्ययी, शुक्र वगैरह खर्च करने वाले ग्रह हैं, उसको मितव्ययी बनाता है, स्थिरता देता है। लेकिन अगर शनि के पापी प्रभाव हैं शुक्र के ऊपर तो जीवन में ऊंचाई तो देता है, लेकिन बाद में सब कुछ छीनना शुरू कर देता है। ऐसा देखा गया है कि शुक्र का अगर शनि पर पापी प्रभाव है तो इस तरीके की स्थिति। शुक्र जो है हमारे जननांगों का प्रतिनिधित्व करता है, वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र पे अगर शनि वगैरह का पापी प्रभाव हो तो वो जो है
वो बच्चे उत्पन्न करने में कष्ट दे देता है। इन सब के लिए जो है ना वो समस्या क्रिएट कर देता है। जैसे अगर पंचम में सूर्य और शुक्र हो, ऐसा नहीं जिसका है उसको कष्ट ही देगा, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं मानते। पंचम में सूर्य को भी शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये सब शुक्र वैसे 48 अंश से ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता सूर्य से, सूर्य के नज़दीक ही रहता है। जैसे बुध सूर्य के बहुत नज़दीक है, वैसे ही शुक्र सूर्य के नज़दीक है। इसीलिए शुक्र सिर्फ अपने से 7वें घर को देखता है, क्योंकि वो बाह्य ग्रह नहीं है। मंगल, शनि और गुरु की तरह बाह्य ग्रह नहीं, उनको अतिरिक्त दृष्टियां नहीं मिली है, सिर्फ सामने वाले घर को, 7वें घर को देखता है। लेकिन बुध की तरह वो बहुत कमजोर नहीं है। जैसे बुध का अपना आवरण नहीं है, शुक्र का अपना आवरण है। शुक्र का जो बहुत ही चमकीला सुंदर, बृहस्पति और शुक्र काफी चमकते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। सूर्य ढलने के बाद 3-3 घंटे तक शुक्र दिखाई देता है, फिर सुबह में सूर्योदय से कुछ पहले इसको सांझ का तारा या प्रभात का तारा भी कहते हैं। बहुत चमकीला ग्रह है शुक्र, आप लोग भी देखते होंगे। तो इसका आवरण विशिष्ट है, सुंदर है और प्रभावशाली है शुक्र का। जहाँ रहता है शुक्र बिल्कुल अपनी ओर अटेंशन खींच लेता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग आएंगे, खींच जाएंगे। महिलाओं को देखिए कि महिलाएं पुरुषों के लिए उस तरीके से नहीं लालायित हो रही होती हैं कहीं भी महफिल में, लेकिन पुरुष को देखिए किस तरीके से लट्टू हुए जा रहे हैं। महिला का वो जो प्रभाव है, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है, वो जो सुंदरता, कहीं भी अगर सौंदर्य है, चाहे जानवर भी अगर सुंदर है, गाड़ी भी सुंदर है, अपनी ओर खींच लेता है। शुक्र का प्रभाव है। वीनस, कपड़े के दुकान पर जाइए तो उसका नाम वीनस है। तो शुक्र का ऐसा भाव है, चमकीला इस तरीके का है। गुरु शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन है तो बृहस्पति की वजह से किसी भी जगह पर, चाहे वो महिला से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, इसकी जगह मैनेजर बन जाएगा, ऊंचे पद पे चला जाएगा। आयकर विभाग में गुरु जो है ना, खजांची, खजाना है, बैंकिंग है, इन सब सेक्टर में मैनेजर, ऊंचाई पर ये शुक्र बुध गुरु दे सकता है। वैसे तो शुक्र गुरु दोनों ही दैत्य और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन शुक्र गुरु और बुध अगर केंद्र त्रिकोण में हो, आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, अच्छे अच्छे योग बनाकर, इसको सरस्वती योग कहते हैं। बड़े विद्वान होते हैं ऐसे लोग। बुध, गुरु और शुक्र, ये कॉम्बिनेशन अगर आमने सामने केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे, तो विद्वान बना देता है। वो अलग बात है कि आपस में शत्रुता है तो उस कुंडली विशेष के लिए वो खराब फल देंगे, अच्छे फल देंगे, वो एक अलग बात है। जैसे मीन लगन में, लगन बृहस्पति का जो लगन है, उसके लिए शुक्र अच्छा नहीं, अष्टमेश हो जाता है, खराब असर है। लेकिन अगर चूंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं ये, और सरस्वती योग बना दिया, तो वैसा व्यक्ति विद्वान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पापी प्रभाव में होगा तो उसकी विद्वता जो है वो बहुत अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन विद्वान होगा, वो बेताज बादशाह होगा। उसको पद भले ही ना मिल पाए, लेकिन वो एंजॉय करेगा इन सब चीज़ों को, जो उसके पास नॉलेज है या दूसरी चीज़ें हैं। बृहस्पति शुक्र कॉम्बिनेशन, मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है, मंगल की दोनों राशियों के लिए शुक्र मार्केस हो जाता है, चाहे मेष हो या वृश्चिक हो। ऐसे ही शुक्र की दोनों राशि वृषभ और तुला, दोनों के लिए ही मंगल जो है मार्केस हो जाता है। तो दोनों आपस में विरोधी गुण है। मंगल साहसी है, उद्दंड कह सकते हैं, भिड़ जाने वाला, लड़ जाने वाला। शुक्र सौम्य है, स्त्री ग्रह है। ज्योतिष में ना शुक्र, चंद्रमा, शनि, इसको स्त्री ग्रह माना गया है। तो स्त्री ग्रह है तो सौम्यता है, कोमलता है इसके भीतर। और ये दोनों जब साथ में आते हैं तो ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अगर साथ में कुंडली मंगल शुक्र वगैरह, तो जल्दी अट्रैक्शन दूसरे से करवा देता है। लेकिन उस अट्रैक्शन को टिका कर रखना मुश्किल है, क्योंकि विरोधी गुण है। शुभ प्रभाव होगा तो फिर आगे बात बनेगी, नहीं तो फिर टूट जाते हैं। अगर मंगल शुक्र हो और फिर राहु भी हो, शनि का प्रभाव हो, तो साहस देता है गलत काम करने के लिए। ऐसे कॉम्बिनेशन अगर जो है, अगर मैं मंगल में बता रहा था कि सप्तम में, अष्टम में मंगल शुक्र राहु वगैरह बैठे हो, तो ये थोड़ा सा जो है कई मल्टीपल, जैसे उच्च का भी अगर शुक्र है तो उच्च का शुक्र भगवान राम का भी वैसे है। किसी का केवल उच्च का शुक्र देख के ये नहीं कह सकते, क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है ना, मल्टीपल रिलेशन हो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर पापी प्रभाव भी, मंगल राहु कॉम्बिनेशन भी है, तो मल्टीपल रिलेशन उनके हो सकते हैं। अष्टम से संबंध बने तो बहुत ही गुप्त, सीक्रेट रिलेशन हो सकते हैं। हाँ, मैं अपने शुक्र की अगर बात कर रहा हूँ, मैं बताऊँ तो फिर समझ में आएगा। शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर वो उसी जगह, 2 नंबर राशि है मेरी वृषभ राशि, शुक्र के वृषभ खुद की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इस कारण प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है। कहीं पर भी वो बिना पद के ही भगवान ने बहुत सक्षम बनाया है कई काम करने के लिए। लेकिन स्त्री के मामले में अगर विवाह की बात करें तो वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य मेरे 6ठे घर में है। 6ठा घर जो है सप्तम से 12वां घर हो जाता है। तो भगवान की कृपा से ऐसे जगह कॉम्बिनेशन रहे हैं कि लगा कि इतने बड़े बड़े घर में बात हुई शादी की, और बन सकती थी बात, लेकिन वो जो सूर्य का ताप है, वो जो पर्सनालिटी की क्लैश है, वो फिर शादी में बात नहीं बनने देती। लेकिन इसी नक्षत्रों को समझना क्यों जरूरी है। अगर थोड़ा सा आगे शुक्र जो है वृषभ राशि में ही, अगला रोहिणी नक्षत्र में अगर आ जाता, मेरे अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के कृतिका नक्षत्र की जगह अगर वो रोहिणी में होता, तो
ऊपर से भले ही ना पता चले, वैसा व्यक्ति भले ही विवाहित ना हो, लेकिन मल्टीपल रिलेशन उसके होंगे, क्योंकि रोहिणी का अपना प्रभाव ही है। मैं जब चंद्रमा की बात बता रहा, भगवान कृष्ण रोहिणी में पैदा हुए हैं, रोहिणी का प्रभाव ही है कि मल्टीपल लोग उसको घेरे रहेंगे और उनके साथ उनके संबंध भी रहेंगे। और एक अष्टम भाव ऐसे ही सीक्रेट प्लेस है, गुप्त स्थान है, उस जगह अगर रोहिणी में आ जाए तो मल्टीपल, ऐसे लो फिर बॉलीवुड में दूसरी जगह जो है मल्टीपल रिलेशन के चांसेस इनके बन जाते हैं। लेकिन मेरा भगवान कृपा से ऐसा हुआ नहीं। तो 2 जगह शादी की बात हो के टूट गई, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा कभी इस तरीके का रहा नहीं। वो हार्ड पर्सनालिटी रही सूर्य की वजह से, थोड़ा दबंगई रहा, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नक्षत्रों को ध्यान रखना कितना जरूरी है कि अगर आप कोई अष्टम में शुक्र देखें और कह दिए कि अरे इसके मल्टीपल रिलेशन, गुप्त रिलेशन, तो गड़बड़ बात है। नक्षत्र कौन सा है? अगर रोहिणी होगा तो फिर बिल्कुल चांसेस है कि बिल्कुल आपके जो है कई संबंध हो सकते हैं। ग्रहों को थोड़ा सा भीतर जा के देखना जरूरी है। ये नहीं कहीं देखिए मीन राशि में देखते ही दूसरों को कहने लगते हैं कि गड़बड़ है। नीच राशि में अगर शुक्र है तो ये भी जो है अनैतिक संबंधों के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन केवल नीच का देख के ही नहीं बोल सकते, और भी चीज़ें कुंडली में होना चाहिए। नीच की वजह से तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे एक व्यक्ति भी पसंद ना करे, ये भी हो सकता है। आप मीनिंग निकाल कर बैठे हैं कि अरे ये तो बड़ा अनैतिक होगा, और वैसा नहीं है कि उसको तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है अगर शुक्र नीच का है। दूसरी बात, कोई भी प्लैनेट अगर लग्न कुंडली में भी नीच का हो और नौमांस में भी नीच का हो तो उसकी नीचता डाइल्यूट हो जाती है, इसको नीच भंग भी कहते हैं। लेकिन शुक्र भी अगर ऐसा है तो भी उसकी नीच भंग तो हो जाएगा, प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन शुक्र अगर दोनों जगह नीच का है तो फिर मैरिज लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैरिज लाइफ में आपस में अनबन तो होती है, लेकिन मैरिज लाइफ का एक परिणति संतान होता है। 2 व्यक्ति जब मिलते हैं तो हमारे जो 16 संस्कार में से भी भाई गर्भाधान संस्कार है, तो वो हो सकता है कि शादी अच्छी हो, आपस में प्रेम भी हो, लेकिन बच्चे होने में समस्या क्रिएट कर सकता है शुक्र अगर कहीं से भी पीड़ित हो, क्योंकि ये वीर्य है जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं हमारे, तो उस जगह जो है प्रॉब्लम रज और वीर्य में कुछ समस्या ये क्रिएट कर सकता है शुक्र के कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके का है तो। और शुक्र जो है वो मैं बताया कि रेस्टोरेंट दूसरा घर है ना, तो रेस्टोरेंट, खजांची, इन सब से रिलेटेड। तुला का अगर प्रभाव, तुला का जो शुक्र मूल त्रिकोण, मेन राशि शुक्र की यही है, और किसी के साथ बनाने ला, जब कभी तुला पे बात करेंगे तो किसी के साथ एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल शांति प्रिय होते हैं। मंगल से ठीक उल्टा है ना, मेष का ठीक उल्टा तुला होता है, तो मंगल युद्ध प्रिय है, उसे लड़ाई चाहिए, और ये शुक्र बिल्कुल हर हाल में इसे शांति स्थापित करना, उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। घर में भी शांति बनी रहे, सबके साथ एडजस्ट कर देना, बड़े लॉजिकल होते हैं। अगर आपको कोई भी राय लेने जाना हो तो बुध के पास, जो कन्या राशि के पास जाते हैं तो 50 ऑप्शन, आपको सैकड़ों ऑप्शन बता देंगे कि ये, लेकिन लॉजिकल राय आपको जो है वो तुला वाला देते हैं। हर दोनों तरफ जो होता है उसको रीड करेंगे, उसके बाद चीज़ों को बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि सारे ग्रह, जो 7 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, तो ये जो है सारे जो ग्रह हैं इनमें कोई ना कोई प्लैनेट इनकी राशि में उच्च का होता है, एक्सेप्ट सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसका, उसकी राशि सिंह राशि है, उसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है, क्योंकि सूर्य राजा है, उसके घर में कौन उच्च का होगा, फिर उसका प्रभाव ही घट जाता अगर उसके घर में भी कोई उच्च का होने आ जाए तो। लेकिन उसके बाद सारे ग्रह जो हैं वो जो है उनकी राशि में कोई ना कोई ग्रह उच्च का होता है। मंगल की अगर मैं बात करूँ तो मंगल में जो मेष राशि जो मंगल की है उसमें सूर्य उच्च का होता है, और जो बृहस्पति जो है, बृहस्पति की राशि जो मीन है उसमें शुक्र उच्च का होता है, और शनि की राशि में मंगल, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, बुध जो है अपनी ही राशि में जो है उच्च का होता है। और लेकिन ये जो शुक्र है, शुक्र जो है ये एकमात्र ऐसी राशि है जिसके दोनों ही राशियों में 2 ग्रह उच्च के होते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, और जो है तुला राशि में शनि उच्च का होता है। अजीब इत्तेफाक, एक शुक्र ही वो है जिसके दोनों ही राशियों में, इससे पता चलता है शुक्र के वैभव की। वैभव का प्लैनेट तो ये धन का कारक बृहस्पति और ठीक है, लेकिन वैभव का कारक तो भाई शुक्र ही है। और आधुनिक कलयुग के समय में अगर शुक्र अच्छा ना हो तो व्यक्ति दर का मोहताज हो जाए। इसकी दोनों राशियों में, वहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा तो वहाँ उसका रोहिणी नक्षत्र भी है और सब कुछ काफ़ी अच्छा है। और तुला राशि में जो है शनि उच्च का। अब शनि जो है, शनि दंडाधिकारी है, न्याय करने वाला जो ग्रह उसको मानते हैं कि आप जो भी गलत किए हैं उसके लिए अपनी दशा अंतरदशा में, और जब उसका जो 7.5 है, ढैया है, तो उस समय वो शनि कष्ट देता है।
शनि न्याय का कारक है और किस राशि में उच्च का हुआ है? तुला। तुला जो है ही बैलेंस, न्यायालय में भी देखते हैं कि जो है तुला बैलेंस करने वाली तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तो इससे भी तुला की महिमा, तुला का किसी के साथ एडजस्ट कर लेना, किसी के साथ बैलेंस बना लेना, ये इनकी खासियत है। ये इसीलिए ये स्पोर्ट्स क्रीड़ा जो है इनका जो है, अगर जो भी आमोद प्रमोद के स्थान है, सिनेमा घर है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, ये सब जगह शुक्र के स्थान है। जो भी सुंदर खूबसूरती वाली जो जगह है वो शुक्र के स्थान है, ठीक है। और शुक्र के जो नक्षत्र है वो जो तीनों नक्षत्र पड़ता है, एक मेष राशि में पड़ता है उसका भरणी नक्षत्र मंगल की राशि में, एक सिंह राशि में उसका पड़ता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, और धनु राशि में पड़ता है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। तीनों ही जगह जो उसके नक्षत्र पड़ते हैं वो अग्नि तत्व जगह है। इसीलिए शुक्र का अगर कहीं से भी कॉम्बिनेशन अगर सूर्य के साथ, अग्नि तत्व राशि को सूर्य के अगर बहुत नज़दीक चला जाता है, सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, स्पेशली सूर्य के, इसीलिए सूर्य को शत्रु माना गया है उसका। सूर्य के अगर नज़दीक चला गया, और नॉर्मली तो 8, 10, 12 डिग्री से लेके उसको अस्त मान लेते हैं, लेकिन अगर स्पेशली 4 डिग्री से कम है शुक्र तो ये ठीक नहीं है। ये जो है बच्चा संतान उत्पन्न करने के लिए भी ठीक नहीं है। ये नॉर्मल भाषा में ये समझाया जाता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि किसी का शुक्र अस्त हो, खराब प्रभाव में, और संतान उनका हो गया हो, लेकिन अगर कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है तो इन फ्यूचर कभी उस संतान को कष्ट होगी। जरूरी नहीं है कि उत्पन्न करने में ही कष्ट हो। इसी तरीके से अगर पति पत्नी में अगर कोई कुछ गड़बड़ दिखा रहा है तो जरूरी नहीं कि विवाह नहीं होगा या कुछ आगे चल के। जो पति पत्नी का मूल हम लोग यज्ञ मानते हैं, पति पत्नी का जो सहवास है उसको भगवान कृष्ण यज्ञ कहते हैं। अगर संतान उत्पन्न करने के लिए अगर सहवास करते हैं तो इसका परिणति संतान के रूप में हमारे जो है 16 संस्कार मानते हैं। अब अगर प्रेम है भी, अगर संतान नहीं हो रहा तो भी भाई हमारे समाज में संतान को लेके बड़ा ही सेंसिटिव है लोग। अगर बच्चे ना हो, 2-4 साल लेट होने लग जाए तो लोग ऐसे कहते हैं, और संतान अगर आगे चल के कुछ कष्ट हो जाए तो शुक्र भी बहुत बड़ा संतान से कष्ट का कारक बन सकता है सूर्य के कॉम्बिनेशन में। तो नेत्र के लिए हमने बताया कि सूर्य और जो शुक्र के कॉम्बिनेशन जो है अगर पापी प्रभाव में है तो ये हमें नेत्र रोग देता है। और शुक्र चंद्रमा मंगल के कॉम्बिनेशन में अगर है, शुक्र चंद्रमा मंगल अगर पापी प्रभाव में है तो ये फिर जो है ऋतु के समय महिलाओं के लिए अधिक स्राव कर देना, ब्लड से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो समस्याएं वो क्रिएट करता है। और अगर पापी दूसरा घर का चूँकि स्वामी है तो अगर दूसरा घर और पापी प्रभाव में अगर होगा तो मुख से रिलेटेड चीज़ों में फूड पॉइजन वगैरह से समस्याएं हो जाएंगी। 7वां चूँकि प्रजनन अंग है, 7म भाव, तो उन सब से रिलेटेड जो है सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड समस्या देगी। अगर शुक्र शनि राहु इन सब के सेपरेटिव प्लैनेट जो है, सेपरेटिव याद रखिए कि राकेश समझ लीजिए कि राहु केतु शनि तो हैं ही सेपरेटिव, सूर्य भी सेपरेटिव प्लैनेट है। और इसके अलावा कुंडली में कोई भी लग्न हो, 12वें घर का जो भी स्वामी होता है उसको सेपरेटिव प्लैनेट कहते हैं। तो सूर्य शनि राहु केतु के प्रभाव में हो या 12वां द्वादशेष 12वें घर, जैसे इस कुंडली में 12वां घर जो है बृहस्पति सेपरेशन देगा। या अगर जिस राशि में राहु या शनि बैठा हो उस राशि का जो स्वामी है वो भी अपने भीतर सेपरेशन रखता है। राहु शनि सूर्य जैसे अगर सेपरेटिव प्लैनेट को अगर अपने भीतर रखा तो उसके भीतर वो प्रभाव होगा। और गहराई से जब आगे चल के देखेंगे तो जिसके नक्षत्र में सेपरेटिव प्लैनेट बैठे होंगे वो भी सेपरेशन वाला प्रभाव अपने भीतर रखेंगे। तो इसीलिए संसार में सुख बड़े कम हो जाता है, दुख ज़्यादा, क्योंकि शुभ ग्रह कितने हैं। शुभ ग्रह की अगर बात करें तो बृहस्पति है, शुक्र है, और पापी ग्रह कौन है? मंगल, सूर्य, ये पापी, शनि, राहु केतु तो हैं पापी। और ये जो चंद्रमा बुध शुभ है ये शुभ प्रभाव में शुभ रहेंगे। बुध तो शुभ में शुभ और अशुभ में अशुभ हो जाएगा। चंद्रमा पक्ष बली है और चीज़ ठीक है तो शुभ, वरना अशुभ। तो मिला जुला के बुध शुक्र ही बचे शुभ। बुध चंद्रमा जो है वो तो इधर उधर दोनों तरफ पलटी मार सकते हैं, बाद बाकी अशुभ ग्रह ही ज़्यादा है। इसीलिए जीवन में, संसार में, सृष्टि में लोग पूछते हैं अशुभ क्यों है इतना, जो दार्शनिक प्रश्न करते हैं, क्योंकि ग्रहों को आधिपत्य ही अशुभत्व को ज़्यादा मिला है, शुभत्व को कम मिला है। अच्छी चीज़ें कभी कभी घटती हैं, बुरी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। फिर भी इस संसार में भी अगर शुक्र का जिसका शुभ प्रभाव है उसी को वैभव चीज़ें दोनों मिलती हैं। और हमने समझा कि भाई शुक्र और गुरु दोनों धन देने में, अध्यात्म में भी दोनों का प्रभाव है, शुक्र का भी और गुरु का भी। और बट शुक्र का थोड़ा सा ऐसे समझिए
कि सांसारिक वैभव आमोद प्रमोद में उसका हिस्सेदारी अधिक होगी और अध्यात्म थोड़ा सा कम, और गुरु का अध्यात्म थोड़ा सा ज़्यादा और दूसरी चीज़ें थोड़ा सा कम वैभव जो है। वैसे धन वगैरह कारक बृहस्पति ही है, तो शुक्र कहीं से भी अध्यात्म के मामले में कमजोर नहीं है। एक बात और, शुक्र दैत्य गुरु है और राहु जो है वो दैत्य है, तो शुक्र राहु के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। तो शुक्र राहु, लेकिन शुक्र राहु के प्रभाव में बिगड़ जाता है शुक्र जो है, तो इस वजह से जो है सांसारिक दुनिया मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए तो अच्छा है ये, लेकिन वैवाहिक जीवन को स्मूथ जीना चाहता है उसके लिए गड़बड़ है। कोई अगर ग्लैमर से रिलेटेड किसी को काम हो फिल्मों में या दूसरी जगह, ये खूब बरकत देगा। ये अगर हम थोड़े से गलत मीन्स का प्रयोग करते हैं तो हमको ये बरकत देगा। लेकिन कोई व्यक्ति सीधा साधा व्यक्ति है, स्मूथ सांसारिक आराम से उसको ज़िंदगी जीना है, तो उसके लिए तो भाई ये शुक्र दूषित हो गया राहु के प्रभाव में। अगर दूसरे घर से शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, दूसरा घर हमारी आंखों का भी होता है, तो जो द्वितीय पर भी प्रभाव हो, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो जो है वो दूसरों को देखने की टेंडेंसी हो जाती है। जो आई टीजिंग करते हैं लड़के, दूसरों को छेड़ने की, आंख मारने की जो टेंडेंसी होती है, शुक्र राहु के पापी प्रभाव की वजह से इस तरीके का हो जाता है। शुक्र जब मुख को देखता है, आंखों को देखता है, तो फिर आंखों को सुंदर बना देता है, मुख को सुंदर बना देता है। ये स्माइल बहुत प्यारी हो जाती है। अब शुक्र को थोड़ा सा समझना है तो भगवान वृषभ, अगर समझना है तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। कृष्ण के जो गुण हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और स्पेशली अगर रोहिणी वगैरह से संबंध हो, शुक्र अगर वहीं बैठ जाए तो कई कला संस्कृति कई चीज़ों में वो निपुण हो जाता है। वाद्य भी बजाने की इच्छा, दूसरी चीज़ें भी करने की इच्छा, ये सब बड़ा ही सौम्य सुखद ग्रह है शुक्र जो है, बिल्कुल शांति प्रिय, इन सब चीज़ों को पसंद करता है वो। एक चीज़ और है कि शुक्र की जो वृष राशि है वो अड़ियल है, जिद्दी है। मैं वृषभ पे बात करूंगा तो बात करूंगा, क्योंकि वो स्थिर राशि है। स्थिर राशि है वो, 2 नंबर राशि जो होती है वो स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व राशि है, लेकिन वो वफादार भी है। किसी के साथ जो है ज़्यादा लॉयल, जल्दी छोड़ना नहीं चाहेगी रिलेशनशिप को, अगर जो है वृषभ का जो प्रभाव है तो। और तुला क्या है, ये वायु तत्व राशि है और चर राशि है। वायु भी मूव करने वाला, चर भी मूव करने वाला। ये किसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे, अड़ियल नहीं है, बिल्कुल आपके लिए झुक जाएंगे, संबंधों के लिए झुक जाएंगे। लेकिन अगर किसी से मन, अगर इनको तकलीफ हो गई, अगर इकट्ठा हो गया मन, इनको अगर हर्ट हो गई है, तो ये वायु तत्व और चर राशि का प्रभाव एक बार ये मूव कर जाएंगे तो पीछे घूम के नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं अरे यार वो तो ऐसा नहीं था, कैसे वो छोड़ के आप सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं है रिलेशनशिप में कहीं भी। ये तुला है कि सॉफ्ट है, सब कुछ है, वर्षों झुक के मनाएगा, लेकिन एक बार मुंह फेरा तो निकल गया। क्यों? चर राशि की वजह से। और देखिए एक ही सेम शुक्र के अलग अलग राशियों की वजह से कॉम्बिनेशन कैसे बदल जा रहा है, समझ पा रहे हैं? तो फिर आज हम लोगों ने शुक्र को समझा, ये उसकी स्वराशि है। वृषभ राशि जो है, तुला राशि जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि है। कन्या राशि में बुद्ध की मित्र है बुद्ध, लेकिन उसकी राशि में वो नीच का महसूस करता है, नीच का होता है। और मीन राशि शत्रु जो है बृहस्पति की राशि में वो उच्च का होता है, क्योंकि वो भोग का स्थान है, भोग का ग्रह है। ठीक है, दैत्यों के गुरु हैं, महालक्ष्मी रूप है ये, महालक्ष्मी समुद्र से निकली महालक्ष्मी का रूप है ये। और काना प्लैनेट है ये, इसको कवि भी कहते हैं कि कवि शुक्र ही बनाएगा। वो जो है दूसरा घर भी तो वाणी का ही है ना, तो वहाँ से अगर शुभ है तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसके भीतर से निकलेंगे। ठीक है, जो कविता अच्छी कविताएं हों। और गुरु के साथ अगर गुरु बुद्ध शुक्र का कॉम्बिनेशन मिलता है तो सरस्वती योग भी बनाता है। अब सरस्वती योग अच्छे कवि हों, अच्छे नॉलेज वाले हों, इंटेलेक्चुअल हों, एकेडमी में आगे जाने वाले हों, ये गुण उनके भीतर देता है। तो इस प्रकार शुक्र के बहुत सारे गुण हैं। बात करेंगे तो फिर जब वृषभ राशि और जब तुला पे बात करेंगे तो और गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जो है चलते हैं फिर, तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।